Assalamu alaikum dear students and welcome to the consumer behavior class. As you can recall कि हमने consumer behavior को define किया था is the study of the individuals या groups या organizations कि वो क्या process इस्तेमाल करते हैं कि वो products या services को select करें, उनको secure करें, उनको use करें और उनको dispose of करें. And it also includes the experiences or ideas along with product or services जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये प्रोसेसेस जो हैं वो कंज्यूमर्स पे और ऑर्गेनाइजेशंस पे और सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है. तो ये जो डिटेल्ड स्टडी है उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं. अच्छा, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं दो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, और इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है, हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स जो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं. अब वो ऑब्वियसली जो इंटरनल इन्फ्लुएंस फैक्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस की साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से परसेप्शंस, लर्निंग, मेमोरी, मोटिव्स, पर्सनैलिटी, इमोशंस, एटीट्यूड्स, ये वो सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड वी सी हाउ दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स affects consumers choice of a particular product or rejection of a particular product, and what is the process through which marketers can use these internal influences. Let's see what are the learning objective of our this particular topic. सबसे पहले describe the nature of perception and its relationship to consumer memory and decisions. Explain the concept of exposure, the types of exposures and the resulting marketing implications. Explain the concept of attention, the factors that affect it and the resulting marketing implications. Explain the concept of interpretation, the factors that affect it and the resulting marketing implications. तो ये exposure, attention, interpretation, ये basically perception के underlying 3 processes हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको हम marketing implications के साथ attach करेंगे. Discuss how perceptions can enhance strategies for retailing, branding, advertising and packaging. Before we delve further in the topic, हम एक केस स्टडी देखते हैं सबसे पहले, ताकि हमें टॉपिक में थोड़े एग्जांपल्स पहले मिल जाएं और फिर हम उसको समझें, उसकी थ्योरी को. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक बड़ी यूनिक तरीके से ना अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे टीवी शोज में, मूवीज में, वीडियोस में, म्यूजिक वीडियोस में और इवन वीडियो गेम्स तक में ना उनके आपको एड्स नजर आती हैं या उनकी अपीयरेंसेस नजर आती हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऑब्वियसली ये एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मार्केटर्स जो हैं वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स जो हैं वो आपको टीवी प्रोग्राम्स में नजर आ रहे हैं. एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की फील्ड में एक पूरा एरिया जो है ना वो डिवोटेड होता है कि किस तरीके से ब्रांड्स को मैच करें उन शोज के साथ जिसमें वो आपस में कंपैटिबल हो, ठीक है, और इस किस्म की जो प्रोडक्ट प्रमोशंस हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ सर्टन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जिसमें ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते. फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स. अब नेटफ्लिक्स के अंदर एड्स नहीं है, वो एक नॉन एड सर्विसेज है, लेकिन बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज होती हैं या उनके जो सीजन्स होते हैं उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड इवन दे पे देम टू डू दिस, और जिनका उनको एंटिसिपेशन होती है कि वो एक हिट होनी है मूवी या वो एक पूरा उनके साथ मिलकर प्लान करते हैं. इसी तरह जैसे एग्जांपल है लेक्सिस, इज अ वेरी फेमस कार ब्रांड जो
लग्जरी एंड स्टाइलिश एंड स्पोर्टी कार्स बनाते हैं और काफी महंगी इनकी कार्स होती हैं। इन्होंने बड़ा एक रिस्क लिया। ये जो ब्लैक पैंथर मूवी थी उसके अंदर अपनी एक न्यू मॉडल जो इन्होंने लॉन्च करना था विच वाज LC500 कूप, ठीक है, इसको उन्होंने ब्लैक पैंथर की जो जैसे कहते हैं कि उसकी जो स्पेशल कार थी वो उसके बेस पे उन्होंने डिजाइन किया और इसको इंट्रोड्यूस कराया विद देयर ऑब्वियसली मोनोग्राम L जो लेक्सिस का नजर आएगा वहां पे, ठीक है। और ये काफी एक रिस्की था। अच्छा ये भी था कि उसके अंदर बहुत सारी प्रोटोटाइप्स में फिल्म के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी होनी थी, ठीक है। अच्छा अब ये भी रिस्क हो सकता था कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाए, लेकिन अब जाहिर है इस तरह के आपको मार्केटिंग में रिस्क लेने ही पड़ते हैं। और हुआ ये कि मूवी एक्चुअली एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस, और इस तरीके से कि जो लेक्सिस जब इन्होंने 1 साल बाद लॉन्च करना था उसकी ऑलमोस्ट मोर 10% इंक्रीज हुआ उसकी ऑनलाइन सर्चेज में, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मार्केटर्स आर एक्चुअली यूजिंग people's perception of different programs and different movies to improve the perception of their own product। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि what actually is perception, the nature of perception। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कोर्स पढ़ा था उसमें भी परसेप्शन का डिस्कशन हुई थी और बहुत सारे हमने परसेप्शन के साथ उसके बायसेस और उसकी वर्क प्लेस के ऊपर क्या यूजेस होते हैं और डिसीजन मेकिंग के अंदर उसके क्या यूज होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा था स्टीरियोटाइपिंग इज काइंड ऑफ अ परसेप्शन जिसमें आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल को आप लेबल कर देते हैं कि उनके साथ एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, जैसे वीमेन कैन नॉट डू अ वेरी हार्ड जॉब और दे आर टू इमोशनल और इस किस्म के, ठीक है। या रिलीजियसली हम लोगों को डिफरेंट कर देते हैं, इस तरह के भी हमारे होते हैं। या हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है फर्स्ट हम उसकी बेस पर डिसीजन लेते हैं। तो परसेप्शन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल, ठीक है। अब होता क्या है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सेंसरी स्टिमुलाई टू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड व्हेन वी इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन देन वी मेक सम जजमेंट। अब होता यह है कि स्टिमुलाई किसको हम कहते हैं, आपके एनवायरनमेंट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके 5 सेंसेस के थ्रू, यू नो योर 5 सेंसेस, ठीक है। वहां से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इन अ ब्रॉडर सेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंडर वो लाई करती है। यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बाय विच द स्टिमुलाई आर परसीव्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्ड। अच्छा उसके जो पहले 3 स्टेप हैं जो आप डायग्राम में देखेंगे, दैट इज एक्सपोजर, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन, दैट इज परसेप्शन। यानी आपको स्टिमुलाई के ऊपर जो एक्सपोजर मिल रहा है, आप उसको जो अटेंशन दे रहे हैं एंड उससे जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, दैट इज योर परसेप्शन प्रोसेस। और जब आप उसको मेमोरी के साथ अटैच कर देंगे देन दिस होल प्रोसेस विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा डायग्राम से तो देख के आपको ऐसे लग रहा होगा इट्स अ लीनियर प्रोसेस जिसमें पहले वो अटेंशन आता है, उसके बाद पहले एक्सपोजर आता है, फिर अटेंशन आता है, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन आता है, देन मेमोरी आता है, देन डिसीजन मेकिंग आता है। इन रियलिटी ये सारे के सारे प्रोसेसेस पैरेलल चल रहे होते हैं। यानी अटेंशन के साथ साथ अब एक्सपोजर भी मिल रहा है, फिर अटेंशन हो रही है, फिर इंटरप्रिटेशन हो रही है, फिर किसी और चीज का एक्सपोजर मिल रहा है तो साथ ही अटेंशन और इंटरप्रिटेशन, और वो सारी चीजें आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही हैं, विच इज अनदर टॉपिक जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। वो मेमोरी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है ताकि आप इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग कर लें, और वो मेमोरी लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी हो सकती है, विच इज ऑब्वियसली द गोल्स ऑफ मार्केटर्स कि मेमोरी के अंदर चीज बैठ जाए, ठीक है। और ये आपस में इंटरेक्टिव किस्म के प्रोसेस है। अब ये भी होता है कि उस बंदे की किसी की जो पुरानी मेमोरी है वो उसके फर्दर किसी चीज के एक्सपोजर के ऊपर इंपैक्ट करे। तो एक्सपोजर होता क्या है, अब आप ये देखें कि कोई चीज जैसे कोई बैनर आ गया है, कोई एड आ गया है, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर के रेंज में आ गया जैसे विजन, तो आप उसको देखेंगे, दिस इज एक्सपोजर, ठीक है। अटेंशन क्या होता है कि उस स्टिमुलस को आप देख ले और आपके जो रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन को ट्रांसफर कर दें उसके सिग्नल के, यू हैव सीन दैट। अच्छा हर चीज अटेंशन में नहीं आती, समटाइम्स यू डू सी समथिंग बट यू डू नॉट पे अटेंशन टू दैट, ठीक है। एंड समटाइम्स यू जस्ट
see something, even you are not paying that much attention, वो आपके sensory receptors उसको accept भी कर लेते हैं, और sometimes deliberately आप चीजों की तरफ attentive होते हैं, आप उनको देखते हैं, और आपके sensory receptors जो हैं उसका सिग्नल जो है आपके ब्रेन को भेज देती हैं. तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में. एंड देन द फाइनल पार्ट इज इंटरप्रिटेशन इन परसेप्शन. अब आप उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है. अब वो मीनिंग जो है वो इस तरह भी हो सकता है कि उस चीज को आपने खरीदना है या आपने स्टोर कर लिया है या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसने आपने अपने ब्रेन में रख लिया है. तो हम उस चीज को भी आगे डिस्कस करेंगे. ये चीज ध्यान में रखें कि परसेप्शन और मेमोरी मिला के दे आर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव. अब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंसान को हर वक्त मिल रही होती है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और हर वक्त एक्सपोज हो रहा था कि बहुत सारी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ हमारी अटेंशन जाती है, और उससे भी कम चीजों के को हम मीनिंग्स देते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है वो हमारी एक्टिव मेमोरी में स्टोर नहीं होती, ठीक है. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी एक्टिव मेमोरी में स्टोर होती है जिसको हम यूज करते हैं टू मेक द परचेज डिसीजन. अब ये जो सिलेक्टिविटी है हमारी परसेप्शन प्रोसेस में, इसको समटाइम्स कहा जाता है परसेप्चुअल डिफेंसेस, ठीक है. जिसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स एक्चुअली पैसिवली चीजों को नहीं देखते, एक्टिवली जो देख रहे होते हैं वो ज्यादा उनकी मेमोरी में स्टोर होती है. तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो उनको मैसेजेस मिल रहे होते हैं वो उनको रन टाइम में मीनिंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है. और ये एक बहुत बड़ा मार्केटर्स के लिए चैलेंज है कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करें कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अटेंटिव हो. हेंस all those fancy ads that you see or all those fancy marketing campaigns that you see is basically to get the attention of the consumers, ठीक है. और फिर जाहिर है उसको एक प्रोसेस के जरिए आपको करना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो चीज उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाए. लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए तो अगर उनको फौरी तौर पे कोई चीज खरीदनी है तो वो भी मार्केटर्स के लिए इज एन एडवांटेज. So, आप किसी चीज के बारे में एक परसेप्शन कैसे बनाते हैं? How you form a perception about a certain brand or a product or an experience or a service. So it starts with exposure. Exposure occurs when a stimulus is placed within a person's relevant environment and comes within range of his or her sensory receptor nerves, ठीक है. अब एक्सपोजर क्या है? अब एक कंज्यूमर के लिए किसी भी चीज के बारे में पे अटेंशन करना, ठीक है. अब वो कोई चीज उसको नजर आ रही है, टेलीविजन देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज जो है वो अपने बारे में जो अपनी इनकी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं. आपको हर तरफ वो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ शक्ल में नजर आती है, मीडिया पे, टेलीविजन मीडिया, इंटरनेट, अच्छा, इन द फॉर्म्स ऑफ बैनर्स, बिलबोर्ड्स और वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है. कोई उसके बारे में बात कर रहा है तो वो सारे एक्सपोजर है जो आप के सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर पड़ रहे हैं. लेकिन क्या सब उसके ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं? देयर इज नो गारंटी टू इट. ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी चीज के बारे में एक्सपोजर है तो सब उस पे उसके ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं. आप बहुत सारे कमर्शियल्स हैं, आप उस टाइम स्किप कर देते हैं. आजकल तो ऑप्शन है स्किप ऐड करने की हमारे पास यूट्यूब पे जब हम देख रहे होते हैं, लेकिन टेलीविजन में भी ऐसा होता है तो कमर्शियल्स हैं तो आपस में बातें करनी शुरू कर दी या टीवी को म्यूट कर दिया. ये सारी चीजें है कि एक्सपोजर होता है लेकिन अटेंशन जो है वो जरूरी नहीं है सब में हो. थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टिमुलाइज हमें हर वक्त नजर आ रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेलीविजन चैनल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, स्टोर में जाते हैं वहां पे आपको बहुत सारी जो है वो चीजें जो है वो नजर आती हैं और उन सब चीजों पे आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है. लेकिन देयर इज अ लिमिट टू विच वी कैन पे अटेंशन टू एवरी स्टिमुलाई. अच्छा, अब एक्सपोजर होता कैसे है? ये एक चीज बड़ी दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डिटरमिन्स एक्सपोजर. क्या ये कोई रैंडम प्रोसेस है या ये पर्पसफुल होता है? होता ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टिमुलाई जो हम जिसको अटेंशन देते हैं दैट इज सेल्फ सिलेक्टेड, ठीक है. कई दफा लोग एक्सपोज्ड होना चाहते हैं किसी चीज के बारे में जब वो इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उन्हें कोई नीड होती है, यानी उन्होंने अपना कोई गोल अचीव करना होता है तो वो स्पेसिफिकली अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है.
अब वो चाहे कोई लॉन्ग टर्म नीड हो, चाहे वो कोई लाइफस्टाइल नीड हो, चाहे वो कोई शॉर्ट टर्म नीड हो, जिस तरह हंगर है या क्यूरियोसिटी है, तो वो लोग डेलिबरेटली अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं और फिर उसकी तरफ अटेंशन पे करते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत सारी एक्सपोजर जो है स्टिमुलाई की तरफ वो रैंडम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइविंग और यू आर राइडिंग अ बाइक, और या आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने रेडियो लगाया हुआ है, उस पर कमर्शियल्स आ रहे हैं या बिल बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, डिस्प्ले एड्स नजर आ रहे हैं, तो ये वो वाला एक्सपोजर है जो आप पर्पसफुली जो है वो नहीं देख रहे। तो यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड सिलेक्टिव एक्सपोजर। मार्केटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो एक्सपोजर प्रोसेस है वो सिलेक्टिव होता है। सारा का सारा स्टिमुलाई आपके नर्व रिसेप्टर से होके आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर मार्केटर्स एक्सपोजर गेन ना कर सकें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो इतना एफर्ट लगाया है दैट इज लॉस्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉस ऑफ योर सेल्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखना यह है कि कंज्यूमर्स सिलेक्टिव क्यों होते हैं। एक्चुअली आप देखें, आप जब किसी शॉप में एंटर होते हैं, ठीक है, तो अक्सर औकात आप बहुत सारी चीजें उसमें स्किप कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड चेंज होता रहता है एंड एरिया टू एरिया भी चेंज होता रहता है। कई इलाकों में जैसे देखा गया है कि फ्रांस में, बेल्जियम एंड हॉलैंड में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े सिलेक्टिव शॉपर्स होते हैं। उन्होंने जो चीज़ खरीदनी होती है डायरेक्ट वहीं पे जाते हैं, वहीं से उठाते हैं। अगर फ्रेश फूड लेना है तो फ्रेश फूड के सेक्शन में जाएंगे, प्रोसेस फूड में नहीं जाएंगे। और कुछ मुल्कों में जैसे ब्राजील में और यूके में देखा गया है कि वो लोग अक्सर जाते कुछ और लेने हैं, लेकिन बहुत सारी आइल्स जो हैं उनमें घूम फिर के आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी मार्केटर्स को देखनी पड़ती हैं कि सिलेक्टिव एक्सपोजर को किस तरीके से मिनिमाइज करें, जब आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मीडिया एक्सपोजर, वो उसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अब मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाहे कमर्शियल मैसेजेस हों टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन्स में, मेल ईमेल्स में, बिल बोर्ड्स हों, या इंटरनेट के और सारे वेबसाइट्स वगैरह हों जहाँ पे आप मीडिया मैसेजेस जो है वो कमर्शियल मैसेजेस लगाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये 3 टर्म्स मार्केटर्स के लिए जरूरी है समझना। इज फर्स्ट ऑफ ऑल जिपिंग, ठीक है, जिसमें ये है कि अगर वो रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, तो फास्ट फॉरवर्ड या स्किप ऐड की ऑप्शन है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं या प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। दूसरा है जैपिंग, जो टेलीविजन पे होता है अक्सर के व्हेन यू आर गेटिंग कमर्शियल ऑन वन प्रोग्राम और चैनल, तो आप उस चैनल को चेंज कर लेते हैं। एंड थर्ड इज म्यूटिंग, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यू जस्ट टर्न ऑफ द साउंड ड्यूरिंग द कमर्शियल ब्रेक। अब ये जिपिंग, जैपिंग और म्यूटिंग एक्चुअली एड अवॉइडेंस की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, which is just a simply a mechanical way for consumers to selectively avoid exposure to advertisement messages, and obviously this is a problematic issue for the marketers. अब आजकल की टेक्नोलॉजी में तो और ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। अब मार्केटर्स इसका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, या वो क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, क्योंकि एड अवॉइडेंस बेसिकली ग्लोबल फिनोमिना बन गया। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग एड को अवॉइड करते हैं। अब वो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते, लेकिन लाइफस्टाइल कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। यू मस्ट बी बिजी एंड यू मस्ट हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल, सो आप अगर कुछ वॉच भी कर रहे हैं तो आप उसको जल्द से जल्द आगे करना चाहते हैं। सोशल क्लास इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, जितनी हायर सोशल क्लास होगी उतनी एड अवॉइडेंस होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स और आप उसको इतना कंसर्न नहीं देंगे व्हाट इज शोन इन एड। एंड डेमोग्राफिक वन ऑफ द फैक्टर। इट इज रिसर्च सेज कि जो मैन है और जो यंग पीपल हैं वो ज्यादा एड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो एड अवॉइडेंस से होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर्स का एडवर्टीजमेंट की तरफ जो परसेप्शन है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। वो डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट बोरिंग होती है, अनइंफॉर्मेटिव होती है, उन्हें लगता है कि एडवर्टीजमेंट उनकी पर्सनल लाइफ को हिट कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो, और ज्यादा यंग जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर ये वाली ऑप्शन ज्यादा आ रही है। सो इज इन दैट रिस्पॉन्स जो मार्केटर्स हैं, जैसे अब मैंने पहले भी जिक्र किया और हमने वो लेक्सिस कार के बारे में डिस्कस किया था, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के ऊपर जाते हैं।
अब इमेजिन करें कि अगर एंटरटेनमेंट मीडिया में जैसे मूवीज में या टेलीविजन प्रोग्राम्स में, ठीक है, मार्केटर्स क्या करते हैं कि वो मैच करते हैं कि जी कौन सा स्क्रिप्ट है या कौन सा जो थीम है किसी प्ले मीडिया कंटेंट का, वो प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, तो वो आइदर इन एक्सचेंज ऑफ सम पेमेंट या और अदर कंसिडरेशंस वो अपनी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक ऐसा एक्सपोजर है जिसको कंज्यूमर्स अवॉइड ना कर सकते हैं और ना अक्सर वो करना चाहते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इस तरह की जाती है कि वो दिखाते हैं कि जी प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे हो रही है और उसका इमेज जो है वो बूस्ट किया, जिस तरह हमने देखा कि मूवीज में आता है, ड्रिंक्स के में आता है, हेडफोन्स का आता है जी, वीडियो जो म्यूजिक वीडियोस हैं जैसे उसके अंदर हेडफोन्स पहने हुए हैं, ठीक है, या मोबाइल्स यूज कर रहे हैं या कार्स यूज कर रहे हैं, तो इस किस्म की प्रोडक्ट या ड्रिंक्स जो है कोका कोला पेप्सी वगैरह जो है वो आ जाती हैं इस तरह मूवीज वगैरह में। तो ये एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट का तरीका जिस तरह आप उसको अवॉइड नहीं करवा सकते। अच्छा, अब इसमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट हर कंट्री में इक्वली एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएसए में तो उसकी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, ठीक है, और लेकिन यूके में कुछ ऐसा पहले तक एक्सपेक्टेंस नहीं थी, ठीक है। और कई जगहों पे जहाँ प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वहाँ पे लिखना पड़ता है कि देयर इज अ पेड प्रमोशन। जैसे यूट्यूब में अगर आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर पेड प्रमोशन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर है, ताकि पहले से पता चल जाए कि कोई धोखा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब इसी तरीके से मीडिया और टेलीविजन से हटके और भी एवेन्यूज हैं, जैसे ट्रक्स की साइड पे, एयरप्लेन्स पे, इवेंट्स पे, वीडियो गेम्स पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट की जाती है, ठीक है। अब आउटडोर और वीडियो गेम्स एक ऐसी चीज है जो यंगस्टर्स में ज्यादा फेमस है, तो उस किस्म की एडवर्टीजमेंट जो है, जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, वो आजकल देखा गया है कि वीडियो गेम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव मीडिया, और यंग जो मेल्स हैं खास तौर पे जो गेमिंग को बहुत पसंद करते हैं, तो उनको जो एक्सपोजर है प्रोडक्ट प्लेसमेंट वहां पे करवा के ज्यादा मिल सकता है। So here you can see some examples of product placements in movies, Hollywood, Bollywood, um, Pakistani movies and in trucks, ठीक है। और वो जिस तरीके से उन्होंने उसको थोड़ा सा फैंसी करके दिया होता है इन पाकिस्तानी ड्रामाज इवन, तो दिस इज वेरी अपकमिंग एंड न्यू टेक्निक कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट का एक्सपोजर जो है वो इन्हांस करते हैं। एक्सपोजर में समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं अक्सर तो चलें ठीक है अवॉइड करते हैं कमर्शियल्स और दूसरी मार्केटिंग स्टिमुलाई को, लेकिन समटाइम्स वो एक्टिवली वो स्टिमुलाई को इनवाइट भी करते हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है या जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस या जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाएं तो वो आयल जहाँ पे आपकी काम की चीज़ पड़ी होगी जो आपने चीज़ खरीदनी है, तो आप उसको एक दफ़ा उसका सर्वे लेंगे, उसमें चीज़ों की प्राइस देखेंगे और एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जी कौन सी चीज़, उसके कौन से कंटेंट्स हैं, उसमें कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे में है, कौन सी चीज़ की एक्सपायरी डेट। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कमर्शियल्स भी देखते हैं, ठीक है, इस वजह से कि वो कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, और इसीलिए इन्फोमर्शियल्स का कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे, आपको नाम शायद पहली दफ़ा पता चला हो। इन्फोमर्शियल्स भी एक होती है, एक ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है, जो एक आम टीवी प्रोग्राम की तरह होते हैं, होते बेसिकली वो कमर्शियल्स हैं, लेकिन वो एक टीवी प्रोग्राम की तरह एक जो एयर टाइम है उसके में अंदर आते हैं। वहाँ पे आमतौर पे कोई टोल फ्री नंबर होता है या कोई वेब एड्रेस होता है जिससे आप उस चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं और उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इन्फोमर्शियल्स की सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो बिल्कुल डिटेल में चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, और वो लोग जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं या अर्ली परचेजर बनना चाहते हैं उस चीज़ के, उसके लिए उनके लिए इन्फॉर्मर्शियल्स जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और काफ़ी इनका रवाज है, स्पेशली यूएसए में तो बहुत ज़्यादा इसका रवाज है, ठीक है। और इसी वजह से इन्फॉर्मर्शियल जो है बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन का रोल जो होता है किसी भी चीज़ की मार्केटिंग में, उसको बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है इन्फोमर्शियल्स में। तो अगर आप देखें, आप सर्च करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब शुरू में लॉन्च होती हैं तो उनके बारे में इन्फोमर्शियल्स प्ले होते हैं, उनकी ख़ास तौर पे जो टेक्निकल किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं
और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका यूज़ बड़ा टेक्निकल किस्म का होता है, जैसे उनको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब वैसे इन्फॉर्मर्शियल्स में थोड़ा सा स्पूकी इफेक्ट भी आ जाता है, तो वो भी देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ये देखिए कि ऑनलाइन मैसेजेस का जो एक्सपोजर है, दिस कैन बी वॉलंटरी और अनवॉलंटरी बोथ। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप अगर कोई बैनर्स आ रहे हैं या कोई पॉपअप्स आ रहे हैं तो वो बड़ा इनवॉलंटरी किस्म के आपके सामने एक्सपोज हो रही है, और कई दफ़ा उसको जो है कंज्यूमर्स देख भी लेते हैं जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पजेज, लेकिन जब उनको मौका मिलता है वो स्किप ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर वो उसको क्लिक कर लें तो दैट्स अ वॉलंटरी एक्सपोजर, और वहाँ पे जो उनको मार्केटिंग जो मैसेजेस मिल रहे होते हैं बेसिकली बिकॉज दे वांट दोज मैसेजेस, उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको परचेज करने के बारे में इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब अगर हम देखें वॉलंटरी एक्सपोजर जो है, जिसमें डेलिब्रेटली आप सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन गो टू अ वेबसाइट, आपने कोई कार खरीदनी है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, या आपने खरीदना है कोई कार खरीदनी है तो बहुत सारी और भी वेबसाइट, जैसे parkwheels.com इज़ वेरी फेमस, वहाँ पे रिव्यूज़ हैं उस कार के बारे में, तो यू कैन गो एंड रीड दोज रिव्यूज़ और फिर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ कंपनीज ऑफर करती हैं टू रजिस्टर द वेबसाइट। अब वो कंपनी हो सकती है या वो कोई इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी हो सकती है, कि वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएं, न्यूज़ लेटर्स मिल जाएं कंपनी के बारे में, इवन कूपन्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो वॉलेंटरीली और सेल्फ सिलेक्टेड नेचर होती है वो खुद ऑप्ट करती हैं। और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है परमिशन बेस्ड मार्केटिंग, यानी कंज्यूमर्स खुद कंट्रोल करते हैं कि उनको कौन से मैसेजेस मिलें जिनको उनको एक्सपोजर ज़्यादा हो। ठीक है, और ऑब्वियसली जब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो कॉन्सिक्वेंटली उनकी रिसेप्टिवनेस और रिस्पॉन्स भी उसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए मोबाइल मार्केटिंग में भी परमिशन बेस्ड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, कि जब आप खुद ऑप्ट करते हैं कि आप कौन सी चीज़ जो है उसको सर्च कर रहे हैं, कौन सी चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा न्यूज़ लेटर को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहीं से जो जिन्होंने वायरल और बस मार्केटिंग करनी होती है वो हैविली इसके ऊपर रिलाई करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपना वॉलंटरी एक्सपोजर जो है वो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा शो करता है। After exposure, the next step in perception process is attention. So हम attention को कैसे define करते हैं? It is when a stimulus activates one or more sensory receptors nerves, ठीक है, and the resulting sensations go to the brain for processing. The exposure में तो सिर्फ exposure हो रहा है, चीज़ आपकी जो sensory receptors हैं उनके सामने आ रही हैं, लेकिन अटेंशन में अगर वो चीज़ आपके ब्रेन में चली जाती है फॉर प्रोसेसिंग, देन अटेंशन अकर्स। अच्छा, अब अटेंशन के लिए कंज्यूमर्स को अपने मेंटल रिसोर्सेज जो है ना वो एलोकेट करने होते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। जैसे कोई एड आ रहा है उसको आपने अटेंशन देनी है, कोई बैनर आ रहा है वेबसाइट पे उसको अटेंशन देनी है। ठीक है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इट्स क्लटर्ड विद सो मैनी एड्स and there is a continuous bombardment, thousands of ads coming, लेकिन कंज्यूमर अटेंशन इज़ अ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है एडवर्टाइजर्स के लिए रिगार्डिंग के अटेंशन दें कंज्यूमर्स उनके प्रोसेस को। अब होता यह है कि हर चीज़ तो हर वक्त अवेलेबल होती है, आपके सामने आ रही है, तो लेकिन क्या वजह होती है कि कई चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन जाती है और कई तरफ चीज़ों की तरफ अटेंशन नहीं जाती। तो उसका हमारे पास जो रिस्पॉन्स है दैट इज 3 टाइप्स। स्टिमुलस, वो स्टिमुलस किस किस्म का है, फिर इंडिविजुअल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड इज द सिचुएशन। एंड इफ यू कैन रिकॉल, ये सेम 3 फैक्टर्स जो हैं हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द परसेप्शन प्रोसेस। तो अब हम इनको वन बाय वन फर्दर एलैबोरेट कर देंगे। अच्छा जी, स्टिमुलस फैक्टर्स की जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उसकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो उसका साइज़, एड का कलर, उसके, ठीक है, ये चीज़ें ऑब्वियसली मार्केटर के कंट्रोल में होती हैं, और यही वो चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अटेंशन जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली चूँकि ये बड़ा ऑटोमेटिक किस्म का प्रोसेस होता है तो बड़ी केयरफुली मार्केटर्स को या जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं एड्स को, उनको इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना होता है।
सो वन बाय वन इनके हम फैक्टर्स अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टिमुलस फैक्टर में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज साइज। ठीक है, अब जितना ज़्यादा उसका साइज हो किसी भी स्टिमुलाई का, यानी कि जो लार्जेस्ट स्टिमुलाई है वो ज़्यादा नोटिसेबल होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। और यही वजह होती है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बिल बोर्ड्स हैं वो काफ़ी लार्ज बनाए जाते हैं ताकि एक बड़ी अटेंशन ग्रैब करे। आप किसी रोड पे जा रहे होते हैं, किसी इशारे पे खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं कि आसपास जो खासतौर पे जो बड़े शहर होते हैं उनमें जहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा रश होता है वहाँ पे बिल बोर्ड्स भी ज़्यादा बड़े लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ आप स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो शेल्फ्स के सामने काफ़ी बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स के बने हुए लगाए होते हैं उन्होंने, डमीज टाइप होते हैं प्रोडक्ट्स के, ताकि आप उसको वो बड़ी सी आइटम को देख के आप उस आइटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये होता है कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या आता है, जैसे लाउडनेस, ब्राइटनेस, लेंथ, ये जो मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी डाली हुई है उस स्टिमुलस के अंदर। ठीक है, वो कितना लाउड है, वो कितना ब्राइट है, उसकी लेंथ कितनी, ये सारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू गेन अटेंशन। ठीक है, और इसी तरीके से आपने कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है अपने एडवर्टीजमेंट पे उसको फोकस करना है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे होल्ड करेंगे। अपनी प्रोडक्ट को आपने एक्सपोज करना है, उसको ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे सामने लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा समटाइम्स ये होता है कि इंटेंसिटी से फिर ये भी चीज़ होती है कि ऑनलाइन जो ऐड होते हैं इंटेंसिटी की वजह से या इवन साइज की वजह से फिर इंट्रूसिवनेस हो जाती है उसके अंदर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिखाती है, इतनी हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी ऑब्वियसली पार्ट प्ले करती है क्योंकि ज़्यादा नोटिसेबल होती है चीज़। अच्छा, इंटेंसिटी की एक किस्म से रेपिटिशन, अगर एड रिपीट हो रहा है बार बार तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेंशन गेन करने के लिए। अच्छा, अब जैसे जैसे रेपिटिशन बढ़ती जाती है कुछ एस्पेक्ट्स में टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में अटेंशन जो है वो भी बढ़ जाती है। जिस तरीके से आप जब एक ऐड को दोबारा देखते हैं तो शुरू में आप उसकी कुछ चीज़ों को फोकस करते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप उस, जब आपको ऐड नजर आता है दोबारा तो आप उसके अंदर अक्सर कोई टेक्स्ट लिखा होता है, कोई बात लिखी होती है, कोई डिटेल लिखी होती है कोई प्रोडक्ट के बारे में, आप फिर उसको देखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐड की स्टोरी से आप अटेंशन लेते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में इतना पता नहीं चलता। कभी फनी ऐड होते हैं, कभी कोई बड़े इंफॉर्मेटिव किस्म के ऐड होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को उतना फोकस नहीं करते। जब वो बार बार रिपीट होते हैं एड्स तो फिर आप उस स्टोरी से अटेंशन डाइवर्ट करके उस प्रोडक्ट की तरफ आपकी फोकस आना शुरू हो जाता है और अटेंशन आनी शुरू हो जाती है। किसी भी अट्रैक्टिव चीज़ की तरफ ऑब्वियसली अटेंशन ज़्यादा जाती है। यही वजह होती है कि एडवर्टीजमेंट्स में अट्रैक्टिव विजुअल्स यूज़ करने की ज़रूरत फील होती है। ऐसी सीनरीज होनी चाहिए या मॉडल्स, एक्टर्स, ठीक है, ताकि कंज्यूमर की अटेंशन जो है एडवर्टीजमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ हो। और ये भी देखा गया है कि एक ऐड की विजुअल या पिक्टोरियल कंपोनेंट्स जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करेंगे इन अटेंशन ओवर एंड अबव द अदर स्टिमुलस फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा लेकिन अट्रैक्टिवनेस में भी जैसे हमने इंटेंसिटी में बात की है कि किसी एक एलिमेंट की तरफ जब आप ज़्यादा ड्रॉ कर देते हैं अटेंशन, for example people are more interested in the model who is acting in that ad as compared to the product, तो ये भी एक उसकी बैकफायर इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, साथ साथ पिक्चर्स प्रायोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अट्रैक्टिवनेस में। जितना विजुअल कंपोनेंट्स बेहतर होंगे, जितनी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स होंगी उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्टिवनेस उसके अंदर इनग्रेन्ड होगी। अच्छा, अट्रैक्टिवनेस के साथ फिर कलर और मूवमेंट का अमल दखल आ जाता है। ठीक है, जितने ब्राइट कलर्स होंगे, जितने कलर्स जो है वो वार्म होंगे, जैसे रेड और येलो कलर, तो दे आर मोर अराउजिंग, दे आर मोर अट्रैक्टिव, इनफैक्ट दे आर मोर अटेंटिव, अटेंशन गेनिंग। ठीक है, तो इसी तरह आप जब किसी रिटेल स्टोर्स में जाते हैं या आप किसी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो यू विल सी कि वहाँ पे कलर्स को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है स्पेशली, और ओकेजन्स के हिसाब से भी कलर्स को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में जब इंडिपेंडेंस डे करीब आता है तो ग्रीन कलर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और वेस्टर्न कंट्रीज में जब क्रिसमस करीब आता है तो रेड कलर को वो बड़ा हाईलाइट करते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से न्यूज़पेपर्स में भी अगर देखा जाए,
या मैगजीन्स में देखा जाए या इस तरह के भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप ये ग्राफ में देखें तो जो कलर्ड होते हैं उनकी ज़्यादा रीडरशिप होती है, जो कलर्ड न्यूज़पेपर हो या मैगजीन्स हो। अच्छा, उनका रिकॉल रेट भी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द ब्लैक एंड वाइट। स्टिमुलस की पोजीशन भी उसके अटेंटिवनेस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अगर पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो फिजिकल स्पेस या टाइम में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो किस टाइम पे कोई ऐड आ रहा है या किस जगह पे कोई ऐड आ रहा है। अब आपको पता है कि न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट पेज के एड्स होते हैं, जो लास्ट पेज के जो एड्स होते हैं, वो ज़्यादा उनकी प्राइसेस होती हैं एज कम्पेयर टू जो इनर पेजेस के एड्स होते हैं। उसकी वजह की पोजीशन वहाँ पे ज़्यादा लोग उसको, बहुत सारे लोग जो अखबार पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट पेज तो ज़रूर पढ़ते हैं, और कई होते हैं जो मिडिल के पेजेस पे नहीं जाते। ठीक है, इसी तरह जो राइट साइड पे एड्स होते हैं वो ज़्यादा किसी भी मैगजीन के राइट हैंड साइड पे जो एड्स होते हैं उनकी ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, इसी तरह देखा जाए तो जो प्राइम टाइम में एड्स आते हैं टीवी में, जिनमें जो ड्रामास वगैरह ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, 8 o'clock के जो प्राइम टाइम जिसे कहते हैं वो ज़्यादा ऑब्वियसली कॉस्टली एड्स होती है, उनकी अटेंटिवनेस भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो रिटेल स्टोर्स में जो प्रोडक्ट्स होती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग भी बड़ी मैटर करती है, और कंपनीज खुद अपने सेल्स एजेंट्स को भेज के वो उनकी पोजीशनिंग करवाती हैं, और कई रिटेल आउटलेट्स जो है वो उन पे चार्ज भी करते हैं कि जी यहाँ पे हमारी चीज़ होनी चाहिए या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इंसेंटिव्स उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स पोजीशन ऑफ एन एड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो एडवर्टाइजमेंट में अटेंटिवनेस इंक्रीज करती है। आइसोलेशन इज अगेन अ फैक्टर कि जी कितना आइसोलेटेड है स्टिमुलस किसी दूसरे स्टिमुलस से, ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो उसकी अटेंटिवनेस ज़्यादा होगी। जैसे कुछ स्टैंड लोन का कायोसिक्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं रिटेल स्टोर्स में जो सिर्फ उस कंपनी के होते हैं, और वो फिर उसी की चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, ज़्यादा अटेंटिवनेस हो रही होती है उसमें। ठीक है, या फिर एड्स के आसपास वाइट स्पेसेस को यूज़ किया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, सेंटर में मैसेज लिख दिया जाए और आसपास सारा ब्लैंक रख दिया जाए। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग जो स्टिमुलस की अटेंटिवनेस को इंक्रीज करता है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो मैसेज है वो किस मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब वो बड़े सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड से मैसेजेस हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शोखी नहीं है। ठीक है, या फिर उनकी टोन कैसी है। अच्छा, या फिर मैसेज जो है वो थोड़ा सा स्लो है, फास्ट है, वो उसके फॉर्मेट को हम डिटरमिन करते हैं। अच्छा, ऑडियो मैसेजेस भी होते हैं, और यानी ज़ाहिर है जो रेडियोस पे चलते हैं ऑडियो मैसेजेस होते हैं, वहाँ पे उनके फॉर्मेट पे बड़ा मैटर करता है कि जो उनका एक्सेंट कैसा है, उनका स्पीच का रेट कैसा है, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मेट में आ जाती हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अटेंशन को ग्रैब करने के लिए टू फास्ट या टू स्लो मैसेजेस जो हैं वो थोड़े इनअप्रोप्रिएट होते हैं, या मूवमेंट्स जो हैं उसके अंदर वो बड़ी जैसे कहते हैं हैphazard किस्म की हो रही हैं, वो बड़े उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं मैसेजेस को। अच्छा, कंट्रास्ट एंड एक्सपेक्टेशंस एंड इम्पोर्टेंट के जो जब कंट्रास्ट होता है इसका मतलब है कि किस तरह आपका जो स्टिमुलस जो मेन आपका प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी बैकग्राउंड कैसी है। ठीक है, उसको किस तरीके से आपने उसको एम्बेड किया हुआ है बैकग्राउंड के अंदर, पैकेजिंग और इन हाउस डिस्प्लेस और एड्स जो हैं उनमें फिर एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है कि जी उसमें इस तरीके से होनी चाहिए चीज़, और फिर हम उस एक्सपेक्टेशन के बेस पे वो चीज़ें जो है उनको प्रेफर करते हैं या उनको हम रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एडेप्शन लेवल थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जब स्टिमुलस ओवर अ टाइम आपको बार बार वही स्टिमुलस दिया जा रहा होता है तो आप हैबिचुएट हो जाते हैं, यानी आप उसको फिर लेस नोटिस करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि मार्केटर्स को भी अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो है वाकई साथ साथ वो चेंज करनी होती हैं, ताकि वो अटेंशन को ग्रैब कर सकें, और फिर इसी वजह से आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के नए से नए एड्स आ रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। इंटरेस्टिंगनेस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आल्दो इंटरेस्टिंगनेस की एक डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि हर बंदे को हर चीज़ अच्छी लगती है। हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवरऑल पब्लिक को जो है वो इंटरेस्ट करती हैं। जैसे हमने यूफोन के एड्स होते थे, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता था, थोड़ी ह्यूमर होता था, कॉमेडी होती थी, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अटेंशन को ग्रैब करने के लिए।
अच्छा, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप क्यूरियोसिटी ऐड कर सकते हैं, कोई प्लॉट ऐड कर सकते हैं, कोई थ्रिल ऐड कर सकते हैं, कुछ आप चीज़ों को सीक्रेट रख सकते हैं और बाद में उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ ये भी रिसर्च से पता चला कि कुछ ऐसे ऐड जो यूट्यूब पे आते थे जिन्हें हम स्किप भी कर सकते हैं, वो अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐड बनाते हैं और पहले कुछ सेकंड में, क्योंकि आपको पता है 5 to 6 सेकंड होता है जिसमें आप स्किप कर सकते हैं, अगर वो लग रहा है व्यूअर को इंटरेस्टिंग ऐड है तो वो उसकी तरफ जाता भी है। इंफॉर्मेशन क्वांटिटी मैटर करती है अट्रैक्टिवनेस को ग्रैब करने के लिए, कि कितने क्यूज दिए हैं आपने अपने स्टिमुलस में उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में कितना बताया है, उसके यूजेस के बारे में भी कितना बताया है, उसके सिचुएशंस के बारे में भी कितना बताया है। ठीक है, और ये हम हर किस्म की मीडियम की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये होता है कि ये वाली चीज़ प्रिंट मीडिया पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अगर टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, अगर आप ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें दें तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लेवरेज नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करें। जो सेकंड टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं अटेंशन विद इन अ परसेप्शन प्रोसेस को, वो होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। ठीक है, जो बेसिकली एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करते हैं। अच्छा, इनमें इंडिविजुअल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स आते हैं, सब फैक्टर्स, वो है मोटिवेशन। तो हम मोटिवेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, लेकिन एक्चुअली अगर हमने पहले भी मोटिवेशन का टॉपिक डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंड यू नो इट इज अ ड्राइव स्टेट। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ पुश जो क्रिएट होती है कस्टमर के इंटरेस्ट और नीड से, और इंटरेस्ट जो है वो ओवरऑल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका कोई गोल होता है, आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो गोल क्या हो सकता है कि यू वांट टू यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सो यू वांट टू परचेज अ गिटार प्लेयर। ठीक है, और यूर नीड क्या हो सकती है, नीड कैन बी फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर लेवल नीड्स, जैसे हंगर इज अ नीड, तो उसके नतीजे में यू वांट टू परचेज सम सर्टेन आइटम। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि यू आर मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, जिस तरह आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई मशीन, एंड यू वांट टू परचेज अ न्यू वन, तो दैट कैन बी अ प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट फॉर टाइम पीरियड, और इट कैन बी अ लॉन्ग लास्टिंग एंड्योरिंग प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, कि आपको कोई चीज़ पसंद है, यू लाइक म्यूज़िक, सो योर प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट विद दोज आइटम्स जहाँ से आप म्यूज़िक सुनते हैं या म्यूज़िक प्ले करते हैं, इवन दैट कैन बी थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। तो ये आपकी मोटिवेशन होती है। अब स्टडीज में जब रिसर्च किया तो पता चला कि कंज्यूमर्स उन इंटरनेट पे क्लिक करते हैं उन बैनर्स को जो जिनमें वो इंटरेस्टेड होती हैं, जिनकी उनकी प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, और ऐसे मौके पे इवन एक्सटर्नल स्टिमुलस के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना इंटरनल मोटिवेशन का होता है। बिकॉज इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड टू परचेज एन आइटम, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा, जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की थी स्टिमुलस में, कि एनिमेटेड बना दें, कलर्स दे दें, पोजीशन और साइज, देन यू विल सीक आउट दैट प्रोडक्ट योरसेल्फ। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्मार्ट बैनर्स का, जो आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यूज़ कर रही हैं कंपनी, स्पेशली गूगल बहुत ज़्यादा कर रही है, कि वंस यू मेक अ सर्च ऑफ सर्टेन थिंग इन योर सर्च इंजन, आपको टारगेटेड एड्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिहेवियरल टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जो कंपनी यूज़ करती है, और बड़ी इफेक्टिवनेस है इसकी, क्योंकि आपको फिर वही वाले एड्स आते हैं जिनमें आपकी इंट्रिंसिकली इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, सो यू आर इन्वॉल्व विद दैट प्रोडक्ट। एबिलिटी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें आप किसी चीज़ को प्रोसेस करने, किसी इंफॉर्मेशन को या किसी स्टिमुलस को प्रोसेस करने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती है आपकी अटेंटिवनेस टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपका किसी ब्रांड के बारे में नॉलेज, उसकी फेमिलियरिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप उसकी तरफ अटेंशन होते हैं, अटेंटिव होते हैं। For instance, if I will not, I don't have the ability to process the information regarding women clothing. ठीक है, I don't have the ability because मैंने वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं की, ना मैंने उस चीज़ को लर्न किया है, ना वो मेरे इंटरेस्ट में है, ना वो उसके बारे में मुझे नॉलेज है, फेमिलियरिटी है।
ठीक है। इसी तरह एक बंदा जो ऑडियो फाइल है, एन एक्सपर्ट इन ऑडियो एंड म्यूजिक एंड ऑल दो स्टफ, अब उसकी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी कि वो उन इक्विपमेंट्स को जो ऑडियो से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड है उनको प्रोसेस कर सके। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे कैन अटेंड टू मोर इंफॉर्मेशन मोर क्विकली मोर इफेक्टिवली, और जो नोविसेस होते हैं यानी जो इतना ज़्यादा चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते, ठीक है, उनको जल्दी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर उनकी अटेंटिवनेस जो है वो शफल हो जाएगी, अटेंटिव नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ उनकी अटेंटिवनेस चली जाएगी। अच्छा, अब वो कंज्यूमर्स जिनमें ये स्टडी से पता चला है कि जिनकी एजुकेशन ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस उनके ज़्यादा होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उसकी तरफ कॉन्शियस होते हैं, वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं टू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा, इससे भी कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं ब्रांड फेमिलियरिटी। आई थिंक मे बी आपने अपने दूसरे कोर्स में भी ये ब्रांड के कोर्स में भी इस चीज़ को पढ़ा हो, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर नॉलेज अबाउट द ब्रांड, और वो अटेंशन फिर आप उस ब्रांड को ज़्यादा देते हैं, यू हैव द नॉलेज, यानी उस ब्रांड कैटेगरी को भी दे सकते हैं ज़्यादा अटेंशन। एंड दोज विद हाई ब्रांड फेमिलियरिटी उनको लेस अटेंशन चाहिए होती है टू द एड्स बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ब्रांड फेमिलियरिटी भी पैदा करना मार्केटर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है अपने ब्रांड के बारे में, और वंस दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रांड फेमिलियरिटी तो फिर उनको एफर्ट कम करनी पड़ती है कि जो अटेंटिवनेस है उसके लिए एफर्ट जो है अपने प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में निस्बतन कम करनी पड़ती है। कि अटेंशन के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें जो लास्ट फैक्टर्स हैं वो है सिचुएशनल फैक्टर्स, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्टिमुलाई को देख रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर आप किसी एम्बुलेंस को इशारा तोड़ते हुए देखेंगे तो आप उसकी तरफ एक डिफरेंट परसेप्शन कायम करेंगे, और अगर आप उसको किसी और गाड़ी को इशारा तोड़ते हुए देखेंगे तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो आप जिस एनवायरनमेंट में स्टिमुलस को देख रहे हैं और उस एनवायरनमेंट की वजह से इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परली जो उस पर अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे टाइम प्रेशर हो गया या क्राउडेड स्टोर हो गया, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम दो जो है मेन उनको सिचुएशनल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। एक तो क्लटर है, ठीक है, कि स्टिमुलस की डेंसिटी कितनी है एनवायरनमेंट में। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप स्टोर में जाएं तो स्टोर में आप देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ परचेजेस होते हैं जहाँ पे डिस्प्लेज में लगे होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। तो वहां पे जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ परचेजेस होते हैं समटाइम्स ऐसे होता है कि वहां पे अटेंशन कम हो जाती है। इवन ये भी एक वजह है कि आजकल बड़ी सिलेक्टिव किस्म के पॉइंट ऑफ डिस्प्ले स्टोर्स में बनाए जाते हैं। तो इसी तरह टेलीविजन पे भी बार 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 आप एक ऐड देखते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका अपना अटेंशन जो है वो थोड़ी कम होती जाती है। इस यही वजह है कि आजकल बहुत सारे चैनल्स जो हैं और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सिंगल एडवर्टीजमेंट की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम कमर्शियल्स हों या इवन सिंगल स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इसमें आजकल रुझान है। फिर प्रोग्राम इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट सिचुएशनल फैक्टर है कि आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें आपने अपने एड्स देख रहे हैं उस प्रोग्राम की आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। तो जाहिर है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस प्रोग्राम में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ऐड का, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन साथ फिर ये भी ज़रूरी है कि ऐड क्वालिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और अगर इवन प्रोग्राम अच्छे ना भी हों लेकिन ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो वहाँ पे भी अटेंशन डेवलप हो सकती है। अटेंशन के टॉपिक में जो लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे हम नॉन फोकस्ड अटेंशन की कैटेगरी में लेके आते हैं, दैट इज सब्लिमिनियल स्टिमुलाई। अच्छा, सब्लिमिनियल स्टिमुलाई में ये होता है कि एक मैसेज इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा होता है जो बहुत फास्टली या बहुत सॉफ्टली या इस तरह मास्क कर देते हैं दूसरे मैसेजेस के अंदर कि आप अवेयर होकर उसको सी या हियर नहीं कर रहे होते, ठीक है। यानी कि वो आपकी नॉर्मल जो थ्रेश होल्ड है स्टिमुल जो आपकी सेंसेस की, ठीक है, उसकी उसके नीचे लाया करता है। अच्छा, ऐड या कोई भी चीज नॉर्मली नजर आ रही होती है उसके अंदर कुछ ऐसा परस्यूसिवनेस सी चीज, कोई जिससे कहते हैं कोई शेडी सी चीज आ जाती है या कोई टोन्स ऐसी आ जाती हैं कि आपको वो उस चीज की मेमोरी आपके अंदर आ जाती है, आप उसको पहले से जानते होते हैं। जिसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल आपको इंटरनेट पे और भी मिल जाएंगी।
और ये थोड़ा अनएथिकल भी है, आजकल कंसिडर किया जाता है कि सब्लिमिनियल स्टिमुलाई हो, लेकिन इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि बहुत सारी डिज्नी के कार्टून्स में भी बहुत सारी सब्लिमिनियल मैसेजेस है जो हमारे रिलीजियस वैल्यूज के काफी अगेंस्ट होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा एक थीम है जो उन्होंने उसके अंदर लेके चलते हैं, स्पेशली द सेक्सुअल ओपननेस ऑफ दोज कार्टून्स। वो एक बहुत उन्होंने उसको जो कहते हैं कि आप अगर सर्च करें तो आपको काफ़ी टीवी पे इसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट में अगर देखा जाए, जिस तरह ये आपके सामने ये एक फार्मूला वन की कार नजर आ रही है, अब हुआ ये था कि पहले फार्मूला वन को बहुत सारी सिगरेट कंपनी स्पॉन्सर करती थी, लेकिन विद द टाइम सिगरेट्स की स्पॉन्सरशिप के ऊपर बैन लगते गए, तो मेलब्रो ने एक बड़ा जैसे कहते हैं ना इवल जीनियस किस्म का आइडिया लेके आए कि उन्होंने इस तरह के मार्क्स गाड़ियों के ऊपर पेंट करवा दिए कि जब वो हाई स्पीड में होती थी तो वो मेलब्रो का जो वो बार कोड था वो नजर आता था। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सब्लिमिनियल मैसेजेस, और बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक्स है, और वो उसके बारे में जो है ना मार्केटर्स में मिक्स किस्म की फीलिंग्स पाई जाती हैं कि ये इस तरह की मैसेजिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। So this was all about our attention topic in perception. Next, we will discuss the interpretation.